सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब बच्चे को जो नियम के अनुसार आते हैं इसको शिक्षा का अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में वो शामिल हो। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा और राज्य भी आगे नहीं बढ़ेगा और देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ मैं राहुल पांडे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी जी हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू एजुकेशन को लेकर। मनीष भाई, जिस तरह राइट टू एजुकेशन की तरह गुजरात में हो रहे हैं एडमिशन, उसके ऊपर जिस तरह से बड़ी स्कूलें हैं जो इंटरनेशनल एंड नेशनल स्कूल हैं, अलग एक्टिविटी के नाम पे उन लोग जो अभिभावक हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। समग्र देश में गरीब बच्चों को, खास करके गरीब और सामान्य तबके के बच्चे को जिसको पैसे के अभाव से अपने संतान को आगे अभ्यास करने का मौका नहीं मिला था अच्छी संस्था में, ऐसी शाला में प्रवेश के लिए केंद्र में तत्कालीन सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वड़ा प्रधान पद के नेतृत्व में यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने समग्र देश के लिए कांग्रेस ने एक कानून बनाया। 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मूलभूत अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के लिए दिया गया। और ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार के पीछे 25% बच्चे को कितनी भी बड़ी फीस लेती है, ऐसे स्कूल में कानूनी तौर पे इसके नियम तय हुआ है, वो नियम के मुताबिक मिले। दुख की ये बात है, एक तरफ केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार देश में शिक्षा का अधिकार दे रही है, गुजरात की भाजपा की सरकार 4-4 साल तक, जब से कानून आया पहले 4 साल तक लागू नहीं किया। नामदार बड़ी अदालत ने जब फटकार लगाई, बाद में सरकार ने आधा अधूरा कानून लागू किया है। हमारे सामने भी बहुत शिकायत आती है सरकारी व्यवस्था में। सरकार तो चाहती नहीं कि गरीब के बच्चे पढ़े, अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो, पर ये कानून है इसलिए हर बार सरकार को फटकार लगती है। और जो शिकायतें सामने आती है वो एक बहुत चिंता का विषय है। बड़ी बड़ी स्कूल जिसका बहुत बड़ा नाम है और ब्रांड के नाम से वो लाखों रुपए की फीस वसूल कर रही है, वो गरीब के बच्चे को अपनी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहती। ये मानसिकता का सवाल है। शिक्षा हमको समानता का अधिकार देती है। भाजपा की सरकार में जूझ जैसे संचालक है शाला के, वो असमानता के लिए भाजपा के साथ भागीदारी में ये गरीब बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब बच्चे को जो नियम के अनुसार आते हैं इसको शिक्षा का अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में वो शामिल हो। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा और राज्य भी आगे नहीं बढ़ेगा और देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ी बड़ी स्कूल का जिसका नाम लिया जाता है 1.5 लाख से लेकर 3-3 लाख फीस वसूल करने वाली स्कूलों में एन प्रकार से इस बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है। बड़ोड़ा हो, सूरत हो, बड़े बड़े महानगरों में बड़ी स्कूल है, वो स्कूल क्या करती है, कानून के मुताबिक जब प्रवेश मिलता है गरीब के बच्चे को, इसको एन प्रकार से अलग क्लासरूम में बिठाते हैं। इसको जो शिक्षा के अधिकार कानून है इसके मुताबिक एक भी पैसा नहीं ले सकता, तो एक्टिविटी के नाम पे वसूला जा रहा है। इसके पास से स्पेशल प्रकार के ड्रेस के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। ये तो कानून शिक्षा का अधिकार का भारी उल्लंघन है। और ऐसे जो भी कानून को पालन नहीं करता है, ऐसे शाला के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। पर दुख की बात यह है कि जब जब शिकायत मिलती है तो भाजपा के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग है, जो भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है, वो सारा संचालकों को फायदा कराता है और गरीब बच्चों, सामान्य तबके के बच्चों और अभिभावकों की बात सुनते नहीं, इसकी शिकायत पे ध्यान नहीं देते। मैं आपके माध्यम से इसी बात के उजागर ज्यादा करता हूँ। इससे और आगे की बात है, 2 साल 3 साल के बाद कुछ न कुछ ऐसे तरीके करके कि ये बच्चा हमारे वहाँ सेट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, जो आप सही ढंग पे शिक्षा व्यवस्था चलाते हो तो वर्गखंड के सब बच्चे के साथ हिल मिल जाना चाहिए, वो वातावरण में वो सेट होना चाहिए। और सेट करने के लिए इसको अच्छा वातावरण देने की जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की है, शिक्षकों की है, संचालकों की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है। और इससे उल्टा हो रहा है, किस तरीके से वो भाग जाए, किस तरीके हमारे वहां से वो सीट खाली करके चला जाए जिससे इसको 2 लाख 3 लाख मिले ज्यादा। तो मैं मानता हूं ये गुजरात का जो बच्चा है इसके साथ तो जाती है, पर भारत के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। मनीष भाई, एक मामला ये भी है, इस बार देखा गया है कि जिन बच्चों की 6 साल की उम्र हो उसके बाद में इस बार एडमिशन लिया जा रहा है। तो इस बार जैसे कि कुछ इस तरह से है कि जिसमें उनकी जैसे एक दिन भी उम्र जो 6 साल में नहीं हो पा रही है,
तो उनका भी इस बार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसे आप किस तरह देख रहे हैं? गुजरात और स्थानिक बोर्ड में, गुजरात के बोर्ड हो और अन्य स्थानिक बोर्ड में, हर राज्य में प्रादेशिक बोर्ड में 5 साल के बाद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में था, पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 3 साल में ये व्यवस्था करने की थी। सरकार वो व्यवस्था कर नहीं पा रही, इसलिए 2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिसको, किसी को 1 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, ऐसे ऑड परिस्थिति में आ गए, जिसकी वजह से वो पूरा 1 साल इसका जाएगा बच्चे का। अभी नामदार वडील अदालत में ये मामला अभी सब जुडिस है, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे मेरे ध्यान में जो बात आई है, 1 दिन जिसका कम था उस बच्चे के लिए नामदार वडील अदालत ने बहुत सकारात्मक, और अदालत ने जो बात रखी है, जस्टिस ने, न्यायमूर्ति ने, वो बात हम सबको और खास करके वहीवटी तंत्र, शिक्षा विभाग को समझिए कि हम जो भी कानून बना रहे हैं वो लोगों के लिए बना रहे हैं। इसमें जड़ता की जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले इस कानून के दायरे में, ऐसी व्यवस्था करें। कानून किसी को हक हटाने के लिए नहीं है, हक दिलाने के लिए कानून होता है। पर सरकार की जो जड़ता थी नीति घड़तर लोगों की, इसकी वजह से ये अभिभावक के मन में भारी रोष है, क्योंकि हर बच्चे का एक शिक्षा का अधिकार होता है, हर बच्चा और अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी तरह पढ़े। पर गुजरात की शिक्षा विभाग का व्यवस्था में वो अपनी तरफ से जो आयोजन करना है वो कर नहीं पाए, और सीधा जो थोपने वाली बात है भाजपा सरकार में, हर चीज में थोपने की जो बात आती है और जबरदस्ती करके किसी भी कानून लागू करने की जो मानसिकता है, ये मानसिकता के खिलाफ नामदार वडी अदालत में अभी सब जुडिस मैटर है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को कुछ रीजनेबल इसमें व्यवस्था को करनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे अभिभावक अपने बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ाई की भी व्यवस्था करा सके, और साथ साथ में ऐसे में जो भी बच्चे की, बड़े तादाद में बच्चे जो स्कूल व्यवस्था से बाहर रहते हैं, इसको इसमें इंक्लूड किया जा सके। अंत में तो हमारी व्यवस्था ही ऐसी होनी चाहिए जो सर्व समावेशक होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। सरकार एक्सक्लूसिव व्यवस्था की ओर पे जाती है, इसलिए ये सब समस्या खड़ी होती है। मनीष भाई, एक बात ये भी देखा गया है कि जो स्कूल संचालक हैं उनका कहना है कि हमारे ही यहाँ से आप पुस्तक लिया जाए और उनके बताए अनुसार ही जहाँ पे कपड़े जो पूरी ड्रेस होती है वहां से जाके उनके बताए अनुसार पे ही जाके दुकान पे लिया जाए। तो ये किस तरह से जो एजेंडा चल रहा है जो स्कूल संचालकों का? मुझे लगता है ये एजेंडा की जगह पे कमीशन प्रथा वाली बात है, और ये शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण हमको सर्वांगीण विकास के लिए होता है। हमें बड़े तौर पे बड़ी बड़ी स्कूलें अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि अपनी स्कूल का ड्रेस यही स्टोर से लेना पड़ेगा, वो चिट दे देता है, यही से पुस्तक लेने का है। पुस्तक होता है, पाठ्य पुस्तक जो है वो एनसीईआरटी के फ्रेम के मुताबिक होता है। अब एक ही स्टोर से लोगे तो मोनोपोली आ जाएगी, तो अभिभावकों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जो स्टोर वाले मांगेगा इतना पैसा देना पड़ता है। ड्रेस में भी ऐसा होता है, शूज में भी ऐसा है, टाई में भी ऐसा है, हर चीज में आप ऐसे करते हो जिससे अभिभावकों को जो स्पर्धात्मक तौर पे वो व्याजबी भाव में मिलना चाहिए, इसकी जगह पे मोनोपोली पे ज्यादा भाव देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, इसकी फीस देना, और बाद में इसको जो जरूरी है जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो भी मोनोपोली की होती है, इसमें भी कमीशन चलता है। बहुत सी स्कूलों में सीधी तौर पे क्या अपना भांजे भतीजा का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये शिक्षा में बड़े तादाद में ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने जो घेर रखा है व्यवस्था को, और सरकार का आशीर्वाद से बहुत जिम्मेदारी के तक कहता हूं मैं, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पे जो अधिकारी वर्ग है, सरकार की जो नीतियां है वो शिक्षा का व्यापारीकरण को मजबूत करने की है, शिक्षा का व्यापार को बढ़ावा देने की नीति रही है, और इसकी वजह से ऐसे संचालकों अपनी मनमानी करते हैं। बहुत से ऐसे संचालक भी है जो गरीब और सामान्य तबके के बच्चों की और अभिभावकों की परिस्थिति को समझते हैं। शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी हो जा रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, देश के सामने पड़कार है, और शिक्षा सबको उपलब्ध हो, इस दिशा में काम करने की जगह पे शिक्षा का व्यापारीकरण को बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिनों में कोई सामान्य घर का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। मनीष भाई, आप जिस तरह से शिक्षा को लेकर आवाज भी उठाते रहे हैं, तो इस तरह से जो चल रहा है स्कूलों संचालकों का एजेंडा, तो इस पे किस तरह से रोक लगाई जाए? आप सरकार से आपकी क्या मांग है एज ए कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के नाते? कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ मैं शिक्षा व्यवस्था में 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा हूं। मैंने देखा है कि शिक्षा में पहले लोगों की प्रतिबद्धता थी, जो संचालक तौर पे था वो शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए थे, एक नोबल प्रोफेशन है,
शिक्षा सबको उपलब्ध कराने के लिए शाला करना, इसमें एक ट्रस्टीशिप का भी रोल रहता था। और अब थोड़े 10-15 सालों में जिस तरीके से शिक्षा को व्यापार का केंद्र बनाया जा रहा है, वो बहुत चिंता की बात है। बहुत सी जगह पे हमारे कांग्रेस का छात्र संगठन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे युवा कांग्रेस, वो सब मिलके इस मुद्दे को लेके, ये सामाजिक मुद्दा है, शिक्षा का अधिकार का मुद्दा है, और कांग्रेस इस बात को लेके, जिसे आप देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों ज्यादा खोल रही है, और अंग्रेजी माध्यम की जो समय की मांग है तो अंग्रेजी शाला की व्यवस्था कर रहे। छत्तीसगढ़ में आप देखो महात्मा गांधी के तौर पे सिद्धांत आधारित अच्छी शालाओं बन रही, आदिवासी बच्चे को तो ये अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देने के लिए भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हिमाचल में हम आगे बढ़ के कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्येय अभी है कि किसी भी तरीके से कि सबको समान तक मिले, और शिक्षा में आप सरकारी व्यवस्था अच्छी दोगे तो अभिभावकों सामने से अपने बच्चे को रखेंगे, वरना जो भी संचालक है जो व्यापार केंद्र खोल के बैठे, इसमें फर्जियात आपको मजबूर होना पड़ेगा, और अभिभावकों को मजबूर होकर अपने संतान को अच्छी जगह पे जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल है इसमें भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ सरकार को जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करना। सरकार उल्टा कर रही है, सरकार ग्रामीण इलाके में 5,612 स्कूलों को ताला लगाने जा रही है। इसमें से 1261 शाला ऐसी है जो एक शिक्षक से चल रही है। 32,000 से ज्यादा वर्गखंडों की कमी है। तो सरकार सरकारी और ग्रांटेड शालाओं को ताला लगा के शिक्षा को नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस कर रही है, वरना शिक्षा व्यवस्था में जितना भी हम पैसे का देते हैं, सरकार व्यवस्था करती है, वो प्रोडक्टिव एक्सपेंस होती है, उत्पादन के खर्चे, क्योंकि राज्य का भविष्य का सवाल है। पर भाजपा की नीति रही है सरकार की पूरी कि शिक्षा का व्यापार बढ़े, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले, प्राइवेट ऑपरेटर ज्यादा आवे, सरकारी स्कूल कम हो, ग्रांटेड स्कूल बंद हो जाए। तो सरकार को अपना हाथ शिक्षा व्यवस्था से वापस लेना है, और धंधादारी लोग हैं इसके हवाले शिक्षा व्यवस्था को बाजार के हवाले करना चाहते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस पक्ष की ओर से मैं एक शिक्षा व्यवस्था के लिए बरसों से काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का ये मानना है कि सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना आने वाले 10 साल में 15 साल तो सरकार ने बर्बाद किया। सरकार की अभी नीति है वो व्यापार के रूप में बढ़ावा देने की है। सरकार को अभी रुक जाने का समय आ गया है, और सरकार रुक जाने के बाद जो अपनी सरकारी व्यवस्था है, अपनी ग्रांटेड स्कूल की व्यवस्था है, कम फीस में पढ़ाने वाले स्कूल को, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें शिक्षक देने की जरूरत है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, और कुल मिला के गुणवत्ता पे भी काम करना पड़ेगा, तो ही गुजरात आगे बढ़ेगा। वरना होर्डिंग में तो हम बड़ी बड़ी बात रखेंगे, प्रगतिशील और गतिशील गुजरात, पर कोई भी राज्य को आगे बढ़ना है, गतिशील बनना है, प्रगतिशील बनना है, तो इसको शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। और शिक्षा व्यवस्था व्याजबी फीस में अभिभावकों को अपने बच्चे के लिए मिले, ऐसी व्यवस्था आप करेंगे तो ही गुजरात आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी जी ने जिस तरह से ये सरकार में शिक्षा नीति को लेके और जो कमीशन खोरी चल रही है उस पे ऊपर सवाल खड़े किए हैं। बाकी खबरों के साथ आप बने रहें 4PM गुजरात के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।